चूँकि वक्त की वजह से हम आगे मूव करते हैं और अपने एक और इम्पॉर्टेंट इशू जो है उसका जिक्र करेंगे, जिसमें कि मौसम सरमा हम उसे इंजॉय करते हैं, लेकिन उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं उनसे कैसे बचना है, जिसमें ड्राई स्किन के साथ साथ बाल भी खुश्क और रूखे हो जाते हैं और फिर गिरना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत ही बड़ा मसला है, इस पे ना मजीद हम बात नहीं करेंगे, आप सबका मसला है, आप सब हम दोनों से तो मेरा ख्याल है बहुत बेहतर इस पे बात कर सकते हैं। हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर नासिर हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया सर आप आए। बालों के साथ क्या होता है सर्दियों में, हम ऐसा क्या नहीं करते जो हमें करना चाहिए? हाँ, सबसे कॉमन प्रॉब्लम तो डैंड्रफ, बिकॉज आप जो ह्यूमिडिटी है, जो आपका एनवायरनमेंट है वो बहुत ड्राई हो जाता है, तो आपकी स्किन और स्कैल्प फ्लेकी हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो डैंड्रफ के बेसिकली दो कॉजेज़ हैं, एक फंगल इन्फेक्शन होता है और एक आपका ये जो स्किन की मॉइस्चर कम हो जाना है। तो कई लोग कंफ्यूज कर लेते हैं, सिंपल एंटी डैंड्रफ शैम्पूज यूज़ करते हैं, तो 50% से ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन होती हैं जो कि किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए और उनसे ट्रीट कराना चाहिए। वो क्रॉनिक हो जाती हैं फिर, जिस तरह बहुत ज़्यादा फ्लेक्स, सिकरी गिर रही है, तो वो डेफिनेटली एक रेगुलर डैंड्रफ नहीं काउंट होता, उसके लिए मेडिकल एडवाइस ज़रूरी है। बट अदरवाइज़ अगर आपको जस्ट ड्यू टू सीजनल चेंज हो रहा है तो वो आप सिंपल ऑलिव ऑयल, कोई भी प्योर ऑयल जो हो, नॉट द कमर्शियल ऑयल्स, जो प्योर ऑयल है वो आप लगाएं और देन यूज़ सम माइल्ड शैम्पू जिसका pH एल्कलाइन हो। एसिडिक जो होता है ना वो आपको और ज़्यादा डैंड्रफ क्रिएट कर देता है। ये सारा कुछ हम कहाँ से लें? मिल जाता है। एल्कलाइन शैम्पूज हैं, क्या एल्कलाइन शैम्पूज जिससे हमें पता चले कि ये शैम्पू हमारे लिए सूटेबल है। अब इतना ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है कि जो अच्छे स्टोर्स वगैरह हैं उन पे आपको केमिकल ऑर्गेनिक शैम्पूज मिल जाते हैं जिस पे लिखा होता है नो SLS, नो पैराबेन, नो सिलिकॉन, नो केमिकल्स। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो बहुत आप कह लें पॉइजनस हैं फॉर योर फॉलिकल्स। तो आई थिंक आम हमारे जो बड़े स्टोर थे उन पे अब ये एक रैक्स अलग होते हैं या एक शेल्फ अलग होती है जहाँ पे मिल जाता है आपको। तो डॉक्टर साहब बाल गिरते क्यों हैं? हम इतने परेशान रहते हैं कि बाल गिरते हैं, कुछ लोग गर्मियों में भी गिरना बंद नहीं होता। मेल्स और फीमेल्स का फ़र्क है। मेल्स में तो जेनेटिक है, आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी अगर दादा नाना की फैमिली में कहीं मेल कोई है तो आप यू आर डेस्टिन्ड टू गो बॉल्ड, ठीक है। फीमेल्स चांस नहीं है बचने का। फीमेल्स के अंदर कॉजेज जो है आइडेंटिफाइड हैं और वो ट्रीटेबल भी हैं। उसमें सबसे बड़ा जो हमारे मुल्क में मसला है वो फेरेटिन की कमी है, सीरम फेरेटिन की कमी, और अनडिटेक्टेड है। बहुत लोग टेस्ट ही नहीं कराते। और एक और मिसकंसेप्शन है, अगर कोई टेस्ट करा भी ले तो वो अपना ब्लड आयरन लेवल चेक करता है, जो कि ट्रू इंडिकेटर नहीं है। आपको सीरम फेरेटिन का टेस्ट कराना चाहिए और वो अक्सर लोगों का या फीमेल्स का बहुत कम होता है, विच शुड बी अराउंड 80 फॉर हेल्दी हेयर। तो हमने एक स्टडी की थी, उसके अंदर एवरेज 90% फीमेल्स का जो टेस्ट था वो बिलो 50 था। तो एक तो फेरेटिन कॉज है, फिर थायराइड इश्यूज हैं, फिर हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस फीमेल्स में होती हैं, PCO सिंड्रोम एक होता है, प्रोलैक्टिन का लेवल ऊपर हो जाए। तो ये सारे कॉजेज आपको मैं तो ओपनली कहता हूँ कि आप टेस्ट करा के डॉक्टर के पास जाएं, प्रोलैक्टिन लेवल चेक करें, सीरम फेरेटिन चेक करें। विटामिन D3 बहुत कम है, विटामिन D3 से आपके फीमेल्स में बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हैं। और कंपाउंड हो जाए तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा गिरते हैं कि फेरेटिन भी कम हो, विटामिन D3 भी कम हो, हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी हो, और ये इस तरह का कंपाउंड प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन है हमारी पॉपुलेशन में। ठीक है, सोल्यूशन क्या है डॉक्टर साहब? सोल्यूशन इसका ये है कि आयरन ओरली एब्जॉर्ब करना बहुत मुश्किल है, और डाइट से आयरन को वो डोज जब आप डेफिशिएंट हो जाएं तो वो मुश्किल है। वो आपको IV आयरन ड्रिप लगवानी पड़ती है, ठीक है। वो अंडर डॉक्टर सुपरविजन होती है। कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट, कोई जनरल प्रैक्टिशनर, कोई क्लिनिक के ऊपर जाके 1-2 घंटे लगते हैं। स्लो आयरन ड्रिप होती है, वो आपको साल में फिर एक दफ़ा आपको अगर फेरेटिन कम हो गया तो आपको मॉनिटर करना है एवरी 4-5 मंथ्स, क्योंकि दोबारा भी ड्रॉप होगा। तो IV आयरन साल में 1-2 दफ़ा ऐसे लोगों को, ऐसी फीमेल्स को जिनका फेरेटिन एक दफ़ा डिटेक्ट हो जाए कि वो कम है तो उनको लगवाना पड़ता है। ये PRP क्या है? बालों के लिए आप करवाएं, ज़रूरत होती है इसकी, इससे फ़ायदा क्या होता है? देखें, PRP का आपने अच्छा क्वेश्चन किया है कि लोग एक किस्म का, जिस तरह हम कहते हैं ना हर्ड मेंटेलिटी में, PRP एक हाइप हुई भी है, कराए जा रहे हैं, और उससे कई लोगों को फ़ायदा होता है, कई लोगों को बिल्कुल फ़ायदा नहीं होता, और बैड वर्ड ऑफ माउथ भी हो रहा है। उसमें बेसिक जिस तरह मैंने बताया कि अगर कोई फीमेल जा रही है जिसका फेरेटिन कम है, D3 कम है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, और PRP कराए जा रही हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज बिल्डिंग ब्लॉक्स और जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं फॉर हेयर रीजनरेशन वो आपके पास है ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें। तो PRP विल नॉट वर्क। वंस आपके मेटाबॉलिक इश्यूज, आपकी डेफिशिएंसीज करेक्ट हो जाएं, देन टू रिकवर द लॉस्ट हेयर इन फीमेल्स PRP वर्क्स। बट जेनेटिक बॉल्डनेस में PRP का कोई रोल नहीं इन मेल्स, ठीक है। उसमें PRP कैन ओनली मेक योर हेयर ग्रो लिटिल फास्टर,
मेक इट लिटिल थिकर, बट न्यू जनरेशन ऑफ हेयर नहीं कर सकता पीआरपी, जेनेटिक बॉल्डनेस इन मेल्स में। तो वो फिर ट्रांसप्लांट है, उसकी सोल्यूशन ट्रांसप्लांट। बट फीमेल्स में इट्स इफेक्टिव प्रोवाइडेड कि आप अपने ब्लड टेस्ट करके अपने बेसिक हेयर हेल्थ के लिए जो हार्मोनल लेवल्स हैं और जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो पहले बैलेंस आउट कर लें, नॉर्मल लेवल्स पे ले आए, फिर पीआरपी करें। ट्रांसप्लांट के लिए कोई एज फैक्टर भी है? बहुत से लोगों के बड़ा जल्दी अर्ली हेयर लॉस हो जाता है, और क्या देखना चाहिए किसी भी ट्रांसप्लांट सर्जन के पास जाने से पहले? अब तो हर नुक्कड़ पे जो है वो एक ट्रांसप्लांट खुला ये हमारी सोसाइटी में आप देखें, सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट में नहीं, डेंटिस्ट्री में और हर जगह ये क्वाइकरी, एक जैसे कह लें आप, क्वाइकरी बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो हेयर ट्रांसप्लांट भी उसी एक आप कह लें वेव में है कि उसमें भी मेल प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है। हेयर ट्रांसप्लांट कराते हुए आपको बेसिकली दो चीज़ें हैं, एक तो कि डॉक्टर होना चाहिए जो भी कर रहा है, और उसके अलावा फिर हम कहते हैं क्वालिफाइड क्वैक्स भी हैं कि डॉक्टर हैं लेकिन वो उस चीज़ के अंदर क्वालिफाइड नहीं है और स्पेशलाइजेशन नहीं की हुई और वो अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर जो बेसिक क्वालिफिकेशन हैं वो बहुत डिफरेंट हैं, क्योंकि ये भी बिल्कुल इवॉल्विंग फील्ड है, टीचिंग हॉस्पिटल्स में दुनिया में कहीं नहीं है। तो इसमें एक अमेरिकन बोर्ड है, अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी, उसकी वेबसाइट है abhrs.com। एक सोसाइटी है जो ट्रेन करती है, जो टीच करती है दुनिया में, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी, उनकी अपनी वेबसाइट है ishrs.org। वहाँ पे जाएं, आप देखें कि डॉक्टर वहाँ पे रजिस्टर्ड है, उसने मेंबरशिप ली हुई है, वहाँ पे उसने ट्रेनिंग कंप्लीट की है, एक सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स, जिस तरह फ्लाइंग में होता है कि इतने नंबर ऑफ आवर्स आपने एयरक्राफ्ट को अंडर ट्रेनर फ्लाई करना है, तो इसी तरह इसके अंदर एक नंबर ऑफ मीटिंग्स हैं उस ISHRS की कि आपने कितनी मीटिंग्स अटेंड की हैं। वो मीटिंग्स बेसिकली ट्रेनिंग्स हैं और वो साल में एक दफ़ा होता है वो इवेंट, वो उसके CME आवर्स होते हैं, तो वो होना चाहिए। फिर अमेरिकन बोर्ड सर्टिफिकेशन उसने ली है कि नहीं, क्योंकि जब आप ISHRS पे अपनी ट्रेनिंग और एजुकेशन कंप्लीट करते हैं देन यू बिकम एलिजिबल टू टेक द एग्जाम ऑफ अमेरिकन बोर्ड। उसका रिटन एग्जाम है, ओरल एग्जाम है, दे असेस योर स्किल्स। डॉक्टर साहब, आपने ना शुरू में एक बड़ी अच्छी बात की, आपने कहा कि ऑयल लगाएं। जी। एक टाइम था जब आप ही लोग कहा करते थे कि तेल ना लगाएं, तेल से कोई फायदा नहीं होता, तेल तो कुछ इसमें नहीं है। अब बताएं कि तेल लगाना चाहिए। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि ऑयल इज गुड फॉर फीमेल्स एंड फॉर एनी काइंड ऑफ हेयर लॉस व्हिच इज नॉट जेनेटिक। अच्छा, ठीक। बट हम मिसकंसेप्शन हो जाती है कि जेनेटिक वाले जो लोग हैं, जो मेल्स हैं, यंग मेल्स हैं, जिनकी फैमिली में कहीं ना कहीं दादा, नाना, ताया, चचा, मामू बॉल्ड हैं, उनको तेल लगाने से बालों को कोई फायदा नहीं होगा। गंज भी करवाते रहे बचपन में कुछ नहीं होगा। तो माँ बाप जो गंज करवा देते हैं ना, गर्मियों की छुट्टियां होती थी, मेरी वालदा ले जाती थी, हम सारे तीनों भाइयों का जो है ना गंज करवा देती थी, तो बच्चों पे ये जुल्म ना करें कि बच्चों की छुट्टियां जो है वो खराब गुजरे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने हमें एजुकेट किया इस हवाले से। और कोई नहीं है, अगर आपके बाल गिर जाते हैं मर्दों के, आपने PRP करवा लें या ट्रांसप्लांट की तरफ चलते। मुझे लगता है हाँ, देखा मुझे पता था कि आपने कुछ खाने पीने का जो है ना वो सिलसिला करना है। किसानों की बात हो रही है, पूरे पाकिस्तान को किसान खिला रहे हैं ना, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें भी खाने पीने की बात कर लेंगे। अच्छा, चलिए मैं आपको बताती हूँ, ये एक ऐसी चीज़ है, आपने खुद खाई भी है रबड़ी? हाँ, रबड़ी खाई भी। कहाँ पे खाई? बेशुमार जगहों पे खाई हुई है, हर जगह पे मिलती है, लेकिन हम आज एक आपको मशहूर जगह दिखा रहे हैं जहाँ की नहीं खाई हुई मैं। वो कौन सी है? हैदराबाद की। हैदराबाद जंक्शन जो है ना वो कहलाता है। अगर आप ट्रेन पे सफ़र करें, चूँकि मैं पढ़ती थी JPMC में और मुझे इस्लामाबाद से वहाँ तक सफ़र करना होता था, तो अम्मा अब्बा से एयर टिकट के पैसे कम मिलते थे, तो ज़्यादातर हम स्टूडेंट्स जो है ना इकट्ठे होकर ट्रेन पे सफ़र किया, गुड ओल्ड डेज। तो उसमें फिर हमने बहुत मज़े का सफ़र, तो उसमें पूरा पाकिस्तान आप देखते हैं, रोहड़ी जंक्शन, हैदराबाद जंक्शन, तो यहाँ पे ना ये रबड़ी बड़ा मिला करती थी स्टेशन के ऊपर, और अच्छा, उस वक्त वैसे बेहतर चीजें मिलती थी स्टेशन से खाने पीने वाली, क्योंकि अब तो बिल्कुल अच्छी नहीं मिलती हैं वो। आप देखें ना, अब तो लगता है कि आप शायद अपने ऊपर जुल्म करने लगे अगर बाहर से कोई चीज लेके। हाँ हमजा, उस वक्त तो ट्रेन्स भी टाइम पे चलती थी ना, स्लीपर्स आप बुक करवाते थे, आप पूरे स्टूडेंट्स जो इकट्ठे होते थे, तो पूरा एक पार्टी होती थी। आप 30 घंटे का ट्रेवल कर रहे हैं, 24-28 घंटे का मुख्तलिफ जगहों पर रुक रहे हैं, तो उसमें मैंने भी ये रबड़ी जो है ये ट्राई की हुई है। कैसी है ये रबड़ी? बहुत शानदार, मज़ेदार। जिन्होंने नहीं की उन्हें ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। मैं शराज भट्टी से पूछता हूँ कि शराज बनती कैसे है, इसमें क्या खास बात है कि फरा इतनी तारीफ कर रही हैं, और आपने भी कहा कि ये बहुत ज़्यादा जो है अच्छी रबड़ी होती है, हमें मिलवाएं इस रबड़ी से, दिखाएं और फिर आप खाएं। जी बिल्कुल हमजा, यूँ तो मुल्क के हर शहर में खाने पीने की कोई ना कोई डिश सौगात के तौर पर तैयार की जाती है, लेकिन जहाँ हैदराबाद का नाम आता है तो हैदराबाद का नाम सुनते ही जहन में रबड़ी का ख्याल आ जाता है। हैदराबाद की रबड़ी लज्जत, जायके और मेयार में अपना कोई सानी नहीं रखती। यही वजह है कि हैदराबाद की रबड़ी ना सिर्फ हैदराबाद के शहरी शौक से खाते हैं, बल्कि दीगर शहरों से जो लोग यहाँ पर आते हैं वो भी लाजमी तौर पर रबड़ी यहाँ से लेकर
जाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद में रबड़ी तैयार करने वाली एक ऐसी ही कदीम दुकान पर जहाँ पर रबड़ी तैयार की जाती है। बड़े बड़े कड़ाहों में दूध डाला जाता है, उसके बाद 25 मिनट तक इसे दूध को खूब पकाया जाता है। जब इसके लच्छे तैयार हो जाते हैं तो यही लच्छे जो है बाद में रबड़ी की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। इस रबड़ी को कोल्ड स्टोर में ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है, उसके बाद इसे काउंटर पर फरोख्त के लिए लाया जाता है, जहाँ पर जो है लोग इसे खरीदते हैं, ना सिर्फ खाते हैं बल्कि अपने घर वालों के लिए भी ले जाते हैं। मुझे मालूम है कि जो मैंने तरीका आपको बताया है, जो विजुअल आप देख रहे हैं इस टाइम पे, आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। मैं भी जब यहाँ पर आता हूँ तो मैं ना सिर्फ खुद रबड़ी खाता हूँ बल्कि अपने घर वालों के लिए भी रबड़ी लेके जाता हूँ। रबड़ी की जो खुशबू है वो उससे जो है मुंह में पानी आ ही जाता है। तो मेरे लिए तो रबड़ी आ ही चुकी है, तो इसलिए अब मुझ में ये हौसला नहीं है कि मैं ज़्यादा देर तक आपसे बात कर सकूं। मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है, तो इसलिए मैं ये सोच रहा हूं कि आप प्रोग्राम को आगे लेके चलें और मैं जो है रबड़ी खाने की तरफ चलता हूं। जी ठीक है, बिल्कुल आप नहीं रुक पा रहे हैं शराज, आप जाएं, आप रबड़ी आराम से खाएं और खाने के बाद हमें तस्वीर भी भेजें, हम उसको देख के भी मजीद जो है ना जलेंगे। लेकिन हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, हमारे पास और कोई इतनी आप क्यों तरद्दुद उठा रहे हैं, आराम से मास्क उतारें और शुरू हो जाए एकदम से। वैसे हमजा मेरा ख्याल कर रहे थे कि यार अब बिल्कुल सामने खाना शुरू कर दिया तो कहीं प्रोग्राम से ना उठ के चला जाए। हाँ, ये रबड़ी जो है ना ये बड़ी ज़बरदस्त वो है। और चूंकि जैसे मैंने बताया ना कि हम तो पूरे पाकिस्तान का सफ़र करते हुए जाते थे, होता ये था कि हम लोग मतलब स्लीपर्स में बैठे होते थे, ताश वाश खेल रहे होते थे और शर्त लगती थी जिस पे आएगी ना वो अगले स्टेशन से ये खिलाएगा। अच्छा, तो शिकारपुर पे रुके हैं तो वहाँ से कुछ, तो सखर पे रुके हैं तो वहाँ से कुछ, तो हैदराबाद से रुके हैं, तो हर एक के जिम्मे कुछ ना कुछ पड़ा होता था। और एंड पे जाते जाते वो पॉकेट मनी जो महीने की लेके आए होते थे ना, बाजू का पता चलता था जब उतरे हैं तो वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है। जो हॉस्टल में रहते हैं ना उनका यही होता है, पहले 5 दिन ऐसे होते हैं जैसे कोई मिलियनर है और अगले 25 दिन महीने के ऐसे गुजरते हैं कि जैसे कोई घर बार है ही नहीं, पैसे होते ही नहीं है। लेकिन भाईचारा होता है ना कि फिर जैसे आप एक दूसरे के साथ एहसास करते हैं कि अच्छा अब उसके पैसे खत्म हो गए, चलो कोई नहीं अब पोलन कर लेते हैं। अच्छा, मैंने वैसे हॉस्टल वालों को जो है ना देखा है कि उधार पे उनकी जिंदगी गुजर रही होती है। मेस से जान छुड़ाने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े तो आप करते हैं। एनीवे, तो ये जिन लोगों ने ये ज़िंदगी एंजॉय की है उनको और ये सफ़र एंजॉय किया पाकिस्तान का, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब रेलवे की रिवाइवल की बात की जाती है। और तो ये सौगातें हमारे मुख्तलिफ शहरों की हमें पता चलती हैं और इसको हम एंजॉय कर सकते हैं।